राधे राधे and welcome to my new video. In this video we are going to discuss about the parametric test. So parametric test we are taking today is the Z test. Okay, we'll see how to calculate Z test, Z statistic with the and how to compare the calculated and tabulated values. Okay, so Z test we are going to study today with the help of numerical. Okay, so let's have a look that what is a Z test. First of all, we'll do what is a Z test and what are the conditions required for it, and some assumptions are there because it is a parametric test. See, in the parametric test what we do is we need a parameter. Okay, we need parameters like population parameters like mean and standard deviation mu and standard deviation sigma. So these are the parameters we need in the parametric test. That's why the name is given to them, the parametric test, because it needs a parameter. And in non-parametric test we don't need any parameter. There is no use of mu and sigma and all. Okay, so we don't need this parameter. So this is a parametric test, so we need a parameter for this. Okay, so mu, sigma, population proportions, all these are the parameters. So we can apply Z test in any way, like for the population proportions, for the comparison of two means, for the comparison of variance, and so on. So parameters could be anything. Population proportion, whether it is a population proportion, whether it is a population mean, whether it is a population standard deviation or population variance. Okay, so let's start the parametric test with some example or exercise. Okay, so first of all, we will try to know that what is a Z test. Okay, so Z test is a statistical test and it is used to determine whether two population means are different when the variance are known. So यहाँ पे आपको वेरिएंस जो है वो नॉन मिलेगा. आपने टी टेस्ट किया था, वहाँ पे आपका जो वेरिएंस थे वो अननोन थे, लेकिन जब आप जेड टेस्ट यूज़ करोगे यहाँ पे आपको वेरिएंसेस जो हैं वो नॉन मिलेंगे. यहाँ पे आपके वेरिएंस जो है वो नॉन होंगे और हमें कंपेयर करना है वेदर पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करना है या फिर वेदर हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को कंपेयर करना है. तो इनमें से कुछ भी कंपेयर करना है वो हम कंपेयर करेंगे व्हेन वेरिएंसेस आर गिवन. ओके, वेरिएंसेस हमें गिवन होंगे और उसके बेसिस पे हम मीन्स को या फिर प्रोपोर्शंस को कंपेयर करेंगे. ठीक है, और एक और चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपका सैम्पल साइज़ जो है वो लार्ज होगा. ठीक है, सैम्पल साइज़ आपका लार्ज होना चाहिए. टी टेस्ट में हमने किया था सैम्पल साइज़ लेस देन 30, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 30. टी टेस्ट में आपके पास सैम्पल साइज़ लार्ज होगा, सॉरी टी टेस्ट में आपके पास सैम्पल साइज स्मॉल होगा, जेड टेस्ट में आपके पास सैम्पल साइज लार्ज होगा. तो जेड टेस्ट में आपको चेकिंग करनी होगी कि टू मीन्स जो हैं या टू प्रपोर्शन जो हैं वो डिफरेंट हैं या नहीं. ठीक है, व्हेन वेरिएंसेस आर नो. ठीक है, सैम्पल साइज़ यहाँ पे लार्ज होना चाहिए. टी टेस्ट में जब आपने किया था वहाँ पे सैम्पल साइज़ स्मॉल होता था, वहाँ पे टी जो है लेस देन 30 का सैम्पल साइज़ हमने लिया था कि टी में जो है वो लेस देन 30 का सैम्पल साइज़ चाहिए होता है. लेकिन जब हम जेड टेस्ट करते हैं वहाँ पे ये लार्ज सैम्पल के लिए होता है. लार्ज सैम्पल टेस्ट होता है और सैम्पल साइज़ जो है वो ग्रेटर देन 30 होना चाहिए. ठीक है, तो तब यहाँ पे हम जेड टेस्ट लगाते हैं. जेड टेस्ट इज नथिंग बट द यू कैन से एक्सपेंशन ऑफ टी टेस्ट.
ओके, सो टी टेस्ट, जैसा टी टेस्ट हम अप्लाई करा था हमने, वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस हमारा जेड टेस्ट का रहेगा। क्योंकि सिर्फ चेंजेस क्या हैं कि यहाँ पे जो है सैम्पल साइज लार्ज है, ठीक है, और वेरिएंस नोन है। वहाँ पे हमारा वेरिएंस अननोन होता था, यहाँ पे हमारे पास वेरिएंस भी नोन है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें टी टेस्ट का जैसा फॉर्मूला था वैसा ही फॉर्मूला हमारा जेड टेस्ट का बनेगा, और हमें सिर्फ सैम्पल साइज लार्ज रखना है, ठीक है। Z is extension of t test, you can say like this, Z is the extension of t test, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसमें देखोगे, अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, ठीक है, टी का ग्राफ कैसे होगा, टी जो है हमारे पास, टी टेस्ट जो है वो सैम्पल साइज जो है वो कम रखता है। सपोज़ ये आपकी वाई वेरिएबल जो है ये सैम्पल साइज है, टी का सैम्पल साइज स्मॉल है, तो वो इस तरीके से टी का ग्राफ बनेगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा टी भी, और जेड भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो टी में आप जैसे जैसे सैम्पल इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे वो ग्राफ जो है अपनी शेप जो है वो इस हिसाब से लेता रहेगा, ठीक है। उसकी शेप जो है वो बढ़ती रहेगी जैसे जैसे सैम्पल साइज, अब यहाँ पे सैम्पल साइज 30 था, ठीक है, सैम्पल साइज 30 था, आप उसको 40 करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, आप उसको 50 करोगे तो उसका कर्व जो है वो और पीक कर्व आएगा, ठीक है। अगर आप उसको 60 करोगे उसका कर्व और पीक जाएगा। तो जैसे जैसे आप सैम्पल साइज इंक्रीज करोगे वो जेड टेस्ट को टेंड करेगा। सो टी टेंड्स टू जेड टेस्ट व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सैम्पल साइज आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे टी जो है वो जेड को अप्रोच करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि टी और जेड में कुछ फ़र्क नहीं है, टी और जेड दोनों सेम है, बस फ़र्क क्या है कि टी जो है वो स्मॉल सैम्पल टेस्ट है, जेड जो है वो लार्ज सैम्पल टेस्ट है, ठीक है। जेड हमारे पास ये जो 30 वाला सैम्पल साइज है ये जेड का है, 30 से आप 40 पे आए तो वो टी जो है ये 30 वाला है, टी जो है वो 30 वाला सैम्पल साइज है, 40 पे आए जेड बन गया, 50 पे आए जेड बन गया, 60 पे आए जेड बन गया, और जैसे जैसे इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे जेड बढ़ता रहेगा, उसकी पीक हाई होती रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो जेड टेस्ट इज अ स्टेटिस्टिकल टेस्ट used to determine whether two population means are different when the variances are known and the sample size is large। यहाँ पे भी दे रखा है कि sample size जो है वो large होना चाहिए, ठीक है, sample size is large। The test statistic is assumed to have normal distribution। तो यहाँ पे assumption, सबसे पहली assumption क्या रहेगी, normal distribution हमारी, and parameters that standard deviation should be known in order to have an accurate Z test to be performed। अगर आप चाहते हो कि Z test जो है वो accurate result दे आपको, तो वहाँ पे आपका standard deviation known होना चाहिए, तो उस केस में आपको Z test का accurate result आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अज्यूम करके चलना है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। सेकंड चीज़ कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नॉन होना चाहिए जेड टेस्ट के लिए, ठीक है। सो अब हमारे पास आ जाता है कि अगर हम इसको परफॉर्म करना चाहते हैं तो कैसे परफॉर्म करेंगे, 2 सैम्पल के लिए या 1 सैम्पल जेड टेस्ट भी हो जाता है, 2 सैम्पल जेड टेस्ट भी हो जाता है। तो अगर हम करते हैं जेड टेस्ट फॉर 2 सैम्पल्स, देखिए फॉर्मूला सेम रहने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसा हमने टी टेस्ट में किया था सेम वही फॉर्मूला हमारा जेड टेस्ट में है। टी टेस्ट में हम क्या करते थे, हमने एक चीज़ की थी कि वहाँ पे हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन था, तो हमने सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन एस्टिमेट यूज़ किया था उसका, तो वहाँ पे हमने स्मॉल एस का यूज़ किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। वहाँ पे हमने, क्योंकि हमारा सिग्मा जो है वो अननोन था, टी टेस्ट में सिग्मा जो है वो हमारा अननोन था, तो सिग्मा की जगह हमने उसका सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन यूज़ किया था एस,
तो यहाँ पे सिग्मा की जगह एस आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिग्मा पता है तो हम सिग्मा का डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जेड टेस्ट फॉर 2 सैम्पल्स क्या कहता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, सबसे पहले 2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, ठीक है। 2 सैम्पल्स चाहिए, तो 2 सैम्पल कहाँ से आएंगे, 2 पॉपुलेशन से आएंगे। सो 2 पॉपुलेशन होनी चाहिए तभी हमारे पास 2 सैम्पल्स आएंगे, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होंगी, ये नहीं है कि एक का जो है वो दूसरे पे इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरे का फर्स्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब एक का इफेक्ट दूसरे पे ना पड़े जिससे, तो ये ऐसी पॉपुलेशंस होंगी एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और उसमें से हमने एक सैंपल निकाला, एक सैंपल हमने इसमें से निकाल लिया, एक सैंपल हमने इसमें से निकाल लिया, 2 सैंपल्स हो गए। सैंपल अब इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस हैं तो सैंपल भी इंडिपेंडेंट होंगे, जब पॉपुलेशंस ही इंडिपेंडेंट हैं तो सैंपल्स भी इंडिपेंडेंट होंगे हमारे, ठीक है। तो सैंपल्स भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। 2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशंस होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दोनों के दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने वाले होने चाहिए, क्योंकि ये इसकी मेन अजम्पशन है। कोई भी पैरामीट्रिक टेस्ट लो, उसकी सबसे पहली अजम्पशन आपको यही मिलेगी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमने किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसको क्यों हम कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डाटा होना चाहिए, ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कर चुके हैं हम, ठीक है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो करेगा ये सारे, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स इसकी होंगी 2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होंगी पर इंडिपेंडेंट होंगी दोनों की दोनों, ठीक है। तो सिग्मा जो है यहाँ पे नोन होगा क्योंकि ये जो है जेड टेस्ट है, टी टेस्ट में सिग्मा अननोन होता है, वहाँ पे हम उसका एस यूज़ करते हैं, एस्टिमेट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, z इज इक्वल टू, जेड स्टेटिस्टिक जब हम निकालेंगे तो z इज इक्वल टू, क्योंकि हम मीन्स को टेस्ट कर रहे हैं, 2 सैम्पल मीन को टेस्ट कर रहे हैं, तो मीन क्या हो जाएगा फर्स्ट सैम्पल का x1 बार, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस μ1, फर्स्ट सैम्पल का मीन, माइनस x2 बार माइनस μ2, ठीक है। 2 सैम्पल मीन को हम डिफर कर रहे हैं कि 2 सैम्पल में कितना डिफरेंस है, 2 सैम्पल मीन्स में कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा x1 बार माइनस μ1 और x2 बार माइनस μ2। अब हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ बीच में डिफरेंस आ जाएगा, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2, इन्होंने ये लिखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये लिखा है इन्होंने, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने लिखी है न्यूमरेटर में, हमने क्या बना दिया इसको, ये बना दिया। और ये फर्स्ट वाला और ये जो सेकंड मैंने लिखा है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप इसको निकाल के देख सकते हो। x1 बार माइनस μ1, इसका माइनस ओपन कर लो, ब्रैकेट्स ओपन कर लो, x2 बार माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस μ2, ये चीज़ बन गई। अब आप x1 वालों को आपस में ब्रैकेट में ला सकते हो, x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 प्लस μ2। अब जब आप इसका माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस जो है वो माइनस का साइन दे देगा, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले रहे हो। आगे वही चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखी है, तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। इन्होंने बस ऐसे बना रखा है कि x1 वाले आपस में हो जाएंगे, μ1 वाले आपस में हो जाएंगे, ठीक है। दोनों सेम है, ठीक है। साथ में क्या आएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास, क्योंकि 2 सैम्पल्स हैं तो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट पॉपुलेशन का क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2 अपॉन, और ऊपर हमारे पास ये टर्म थी, ठीक है। तो ये z टेस्ट का फॉर्मूला, z स्टेटिस्टिक आपके पास बनेगा कि z की वैल्यू कैसे निकालनी है।
तो अगर आपके पास दो पॉपुलेशंस हैं, दो पॉपुलेशन में से आपने दो सैम्पल्स निकाले हैं, वो सैम्पल भी इंडिपेंडेंट होंगे और वो पॉपुलेशंस भी इंडिपेंडेंट थी, तो इसलिए हमारे सैम्पल इंडिपेंडेंट आए। और सैम्पल इंडिपेंडेंट आए तो वहाँ पे आपने कंपेयर करना है दोनों के मीन्स को कि मीन में कितना डिफरेंसेस हैं। ठीक है, दोनों के मीन को कंपेयर करना है, तो वहाँ पे हम मीन्स को डिफरेंस करेंगे, दोनों के मीन्स का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये z की वैल्यू आएगी। वेयर, यहाँ पे नोटेशंस इन्होंने दे रखी हैं, वेयर x1 एंड x2 आर द मीन्स ऑफ टू सैम्पल्स, क्योंकि सैम्पल मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, सैम्पल मीन की अगर हम बात करें तो वो होता है x1 बार या x बार सिंपली। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन मीन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन मीन होता है म्यू। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि पॉपुलेशन मीन जो है वो म्यू से डिनोट होता है, क्योंकि म्यू जो है वो पैरामीटर है। ठीक है, एक्स बार जो है वो क्या है, स्टैटिस्टिक है, तो सैम्पल के लिए स्टैटिस्टिक, पॉपुलेशन के लिए पैरामीटर। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यूज़ की। μ1 माइनस μ2 इज द हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स। पॉपुलेशन मीन्स के बीच का डिफरेंस है μ1 माइनस μ2, and sigma 1 and sigma 2 are standard deviations of the population, and n1 and n2 are the sizes of two population। ठीक है, n1 और n2 जो है वो क्या है, हमारा सैम्पल साइज दो पॉपुलेशंस का। μ1 माइनस μ2 क्या है, हमारा डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, और x1 और x2 क्या है, मीन ऑफ टू सैम्पल्स। अब ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब हम इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे अपने एग्जाम्पल में। ठीक है, अगर हमने एग्जाम्पल में इसको अप्लाई करना है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल देता है, ये कहता है कि अमाउंट ऑफ अ ट्रेस, सर्टेन ट्रेस एलिमेंट इन ब्लड is known to vary with the standard deviation of 14.1 ppm, okay, for male blood donors and 9.5 ppm for female donors। अब ये कहता है कि ब्लड में किसी सर्टेन ट्रेस एलिमेंट का अमाउंट जो है वो वेरी करने का कितना स्टैंडर्ड डिविजन के साथ है, वो 14.1, मतलब मेल और फीमेल्स में, मेल में कितना है 14.1 और फीमेल्स में कितना है 9.5। तो ये उसका स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है। एंड रैंडम सैम्पल्स ऑफ 75 मेल एंड 50 फीमेल्स। अब सैम्पल दिए इन्होंने ग्रेटर दैन 30 के, क्योंकि जेड टेस्ट है तो 30 से ज़्यादा के सैम्पल होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो सैम्पल साइज जो है वो ग्रेटर दैन हमारे पास 30 है दोनों केसेस में, 75 भी ग्रेटर दैन 30 है और 50 भी ग्रेटर दैन 30 है। सो रैंडम सैम्पल्स ऑफ 75 मेल एंड 50 फीमेल डोनर्स yield concentration means of 28 and 33 ppm। ठीक है, 28 and 33 ppm रिस्पेक्टिवली। मीन इनका क्या आए हैं, कंसंट्रेशन मीन्स, जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमारा मीन्स कितने निकल के आए, 28 and 33 रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट वाला मेल्स के लिए, सेकेंड वाला फीमेल्स के लिए। ठीक है, व्हाट इज द लाइकलीहुड दैट द पॉपुलेशन मीन ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ द एलिमेंट्स आर द सेम फॉर मैन एंड वीमेन। ये हमें निकालना है कि लाइकलीहुड निकालना, मतलब हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन्स है उस एलिमेंट का, तो वो मैन और वेमेन के लिए सेम हो, ऐसा इसके कितने चांसेस हैं, ये पॉसिबल है या नहीं। मतलब H0 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, मैन और वुमेन के लिए सेम केसेस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमारा ट्रेस एलिमेंट पाया गया एक ब्लड में, तो वो उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन मेल और फीमेल के लिए अलग अलग निकल के आई। फिर हमने सैम्पल इकट्ठा किए, 75 मेल के, 50 फीमेल के, उनकी मीन्स अलग अलग निकल के आए, और हमें चेकिंग करनी है कि जो कंसंट्रेशन है वो सेम है मेन और वुमेन के लिए, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो हमने सबसे पहले नल हाइपोथेसिस ले लिया, H0 सच दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्टिंग किसकी कर रहे हैं, पॉपुलेशन मीन्स की। तो पॉपुलेशन मीन इक्वल है या नहीं, यही चीज़ चेक करनी है हमको।
तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, μ1 इज इक्वल टू μ2, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसको इस साइड पे लेके आओ, μ1 माइनस μ2 था, μ1 इक्वल टू μ2 था, तो जब हम इसको एक साइड पे लेके आएंगे तो μ1 माइनस μ2 मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इज इक्वल टू 0। जब डिफरेंस ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव हमारा क्या बनेगा, अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि ग्रेटर देन होना चाहिए, क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा कि मेल हैव ग्रेटर या फिर फीमेल हैव ग्रेटर, तो यहाँ पे हमें सिर्फ चेकिंग करनी है इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू μ1 नॉट इक्वल टू μ2, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेफरेंस नहीं दी गई, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि हमें मेल को ग्रेटर दिखाना है या फीमेल को ग्रेटर दिखाना है, तो ये चीज़ हमें नहीं दे रखा, तो नॉट इक्वल टू सिंपली H1 बन जाएगा हमारा, μ1 नॉट इक्वल टू μ2, और इसको हम लिख सकते हैं μ1 माइनस μ2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब उनमें कोई ना कोई डिफरेंस है, चाहे वो पॉजिटिव डिफरेंस हो चाहे वो नेगेटिव डिफरेंस हो। ठीक है, तो 2 साइडेड टेस्ट बनेगा ये आपका। तो यहाँ पे आप z स्टेटिस्टिक निकालोगे, z का हमने फॉर्मूला बताया था कि z इज इक्वल टू x1 बार, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है क्या, z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2। पहले हम इसका न्यूमरेटर सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे x1 बार क्या था हमारे पास, सैम्पल मीन। ठीक है, तो सैम्पल मीन हमने लिया, सैम्पल हमने उठाए थे 75 और 50 फीमेल्स के, उन्हीं के मीन्स आए थे 28 और 33। ठीक है ना, 28 और 33, तो ये चीज़ आया था हमारे पास 28 और 33। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैम्पल मीन फर्स्ट क्या हो जाएगा 28 माइनस सैम्पल मीन सेकंड क्या हो जाएगा 33। और क्योंकि हम H0 को टेस्ट कर रहे हैं, तो H0 में जो कंडीशन होगी हम उसको ट्रू लेके चलेंगे, है ना, क्योंकि हम H0 को टेस्ट कर रहे हैं, तो H0 में हमने जो भी स्टेटमेंट बनाई है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और H0 में हमने स्टेटमेंट क्या बनाई है कि μ1 इज इक्वल टू μ2, तो μ1 इज इक्वल टू μ2 का मतलब μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यही चीज़ हमने लिखी कि x1 बार, ये हो गया हमारा x1 बार माइनस 33 क्या था हमारा x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 वो क्या था 0। ठीक है, μ1 माइनस μ2 हमारे पास क्या था 0। ठीक है, तो ये टर्म आएंगे हमारे पास। चलिए ये आ गया हमारे पास, इसके बाद हमें क्या करना है, अपॉन रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाय में n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय में n2, सॉरी हाँ जी, तो हमारा z क्या था सिग्मा 1 स्क्वायर बाय में दिस, तो ये हमारा डिनोमिनेटर था सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय में n2 अंडर रूट। तो सिग्मा 1 स्क्वायर, अब यहाँ पे हमें गिवन था, क्या क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन में क्या था 14.1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 14.1 फॉर मेल एंड 9.5 फॉर फीमेल। तो n1 और n2 का अलग अलग वैल्यूज़ दे रखे हैं, n1 और n2 की अलग अलग वैल्यूज़ गिवन है हमें। क्या क्या, n1 क्या हो जाएगा, अब एक केस में 75 दूसरे केस में 50, तो सिग्मा 1 कितना हो गया हमारे पास 14.1 का स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर था क्योंकि अपॉन में 75, ठीक है, प्लस 9.5 अपॉन में 50, तो ये चीज़ बनेगा हमारे पास। तो 14.1 का स्क्वायर ये चीज़ आ गई, क्योंकि ये है सिग्मा 14.1 सिग्मा स्क्वायर जब करेंगे तो 14.1 का स्क्वायर बनेगा, देखिए। ठीक है, 14.1 का स्क्वायर बनेगा, 9.5 का स्क्वायर बाय में 50, तो इसको आपको स्क्वायर को ओपन करके 50 से डिवाइड देना, और ये वैल्यूज़ आपकी बन जाएंगी सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 और सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2 की।
और फिर इसको आपको स्क्वायर रूट करना है। जैसे यहाँ पे आपका 2.65 और 1.81 बना है, ये वैल्यूज़ आई हैं, इसको रूट करना है, इनको ऐड करके इसका रूट निकालना है। क्योंकि ऊपर नेगेटिव वैल्यू है तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव जेड की मिलेगी, -2.37। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपकी जेड की। तो जेड स्टेटिस्टिक क्या हो गया आपका, -2.37, ये वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमने जो कंप्यूटेड जेड निकाला है नेगेटिव है। अब वो नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो हमारे पास फीमेल्स के मीन थे वो लार्जर थे मेल से। तो हमने x1 सैम्पल मेल्स का था और x2 सैम्पल जो है वो फीमेल्स का था। तो आप स्मॉल वैल्यू में से लार्ज वैल्यू माइनस करोगे तो वो आपको नेचुरल है वो नेगेटिव देगा हमको। ठीक है, तो z इसलिए हमारा नेगेटिव आया क्योंकि हमारा मेल्स के जो मीन थे वो स्मॉलर थे दैन फीमेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि आप -2.37, क्योंकि ये 2 साइडेड टेस्ट है तो इसमें आप मोड जेड भी निकाल सकते हो। एक ही बात है, मोड जेड अगर आप निकालोगे वो भी वही चीज़ 2.37 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट सैम्पल 1 माइनस सैम्पल 2 भी कर सकते हो और सैम्पल 2 माइनस सैम्पल 1 भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें सेम है। क्योंकि मोड जेड का मतलब यही हो जाएगा, मोड जेड का मतलब अगर आपका नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो 2 पीरियड टेस्ट है। बट द ऑर्डर ऑफ द सैम्पल्स इन दिस, ये कहता है कि बट द ऑर्डर ऑफ द सैम्पल्स इन दिस कंप्यूटेशन इज आर्बिट्रेरी, इट कुड बी अ पॉजिटिव ऑर्डर। मतलब वही चीज़ है, हमने सैम्पल 1 माइनस सैम्पल 2 किया। सैम्पल 1 क्या था, आई थिंक मेल्स का था। यहाँ पे आप देख सकते हो सैम्पल 1 जो है वो मेल्स का था। ठीक है, तो आप सैम्पल 1 माइनस सैम्पल 2 मतलब मेल माइनस फीमेल भी कर सकते हो और फीमेल माइनस मेल भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें सेम है। जब आप ये करोगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, जब आप ये करोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब क्या हो गया कि मोड जेड हम निकाल रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूलर जेड निकाल रहे हैं हम, तो वहाँ पे आपको किसी भी ऑर्डर में आप रख के उसको नेगेटिव माइनस कर सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ डिफरेंस से मतलब है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, हमें सिर्फ डिफरेंस देखना है कि कितना डिफरेंस आता है। और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें अपना जो जेड स्टेटिस्टिक है उसको हाइपोथेसिस जो है उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। क्योंकि ये जो है नेगेटिव और पॉजिटिव का केसेस इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि मतलब हम क्यों मोड जेड निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। चाहे आप नेगेटिव की तरफ से लेके देखो, चाहे आप पॉजिटिव की तरफ से लेके देखो, आपको सेम आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो इट कुड बी ऑपोजिट इन ऑर्डर in which z would be 2.37 instead of minus। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते हो तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, जो अभी आपकी नेगेटिव आई है -2.37, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी उस केस में। एन एक्सट्रीम z स्कोर फ्रॉम अल्फा लेवल विच इज़ 5%। अगर आप 5% अल्फा लेवल पे इसको चेक करोगे टेबुलर वैल्यू को, वो आपको मिलेगी ±1.654। ठीक है, और 1.654 है तो ये जो है अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इट विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो वहाँ पे आपको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि वहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो ±1.654 है ये वैल्यू आपको रिजेक्शन की तरफ ले जाएगी, क्योंकि कैलकुलेटेड और टैबुलेटेड में आपको ग्रेटर देन और लेस देन चेक करना है कि टैबुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है। ठीक है, अब एक हम अलग एग्जांपल करते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या आता है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें ये क्या कहता है कि एक हमने टेस्ट किया क्लिनिक में एक 980 पेशेंट्स पे। तो हमने क्या किया, फिजिशियन एट अ क्लिनिक गेव what they thought were drugs to 980 patients। 980 पेशेंट्स पे एक हमने टेस्टिंग की और उनको ड्रग्स दिया गया जिसको वो पेशेंट समझ रहे थे कि वो ड्रग्स था। ठीक है, और वो डॉक्टर्स भी यही समझ रहे थे कि वो ड्रग है।
ठीक है, ऑल्दो द डॉक्टर्स लेटर लर्नड दैट द ड्रग्स वर रियली प्लेसिबोज। ठीक है, उनके बाद उसको पता चला डॉक्टर्स को कि वो ड्रग नहीं था, वो प्लेसिबो था। ठीक है, तो ये टेस्टिंग की 980 पेशेंट्स पे। टेस्टिंग करने के बाद जब उनको प्लेसिबो दी गई, जिसको वो समझ रहे थे कि वो ड्रग है, ठीक है, पेशेंट्स भी ले रहे थे उसी ड्रग को ड्रग समझ के, उस प्लेसिबो को ड्रग समझ के। ठीक है, तो उसके बाद 57 पेशेंट्स ने रिपोर्ट किया कि हमारी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हुई है उस प्लेसिबो को लेने के बाद। प्लेसिबो क्या होगा? एक ऐसा ड्रग जिसकी शेप और साइज़ बिल्कुल उस ड्रग से मिलती होगी, लेकिन वो इनएक्टिव ड्रग होता है एक तरह से, है ना, इनएक्टिव पिल होती है, मतलब जिसमें कोई असर नहीं होता। एक ऐसी पिल जो बिल्कुल दिखने में, शेप में, साइज़ में बिल्कुल उस मेडिसिन की तरह होती है, लेकिन जब हम उसको लेते हैं तो वो कोई काम नहीं करती, है ना। वो सिंपली एक डमी होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि डमी मेडिसिन होता है, मतलब कुछ इनएक्टिव पिल होती है, मतलब कुछ काम करने वाली नहीं होती है। ठीक है, तो वो पेशेंट्स ने, जबकि वो कोई काम नहीं कर रही थी, वो पिल जो है वो कोई काम ही नहीं कर रही थी, जो उन पर कोई असर ही नहीं कर रही थी, फिर भी सिर्फ 57% पेशेंट्स ने आके रिपोर्ट किया कि उनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव की है। सो एज्यूम दैट इफ़ द प्लेसिबो इज इनएफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट्स कंडीशन इम्प्रूविंग इज 0.56। तो हमने एज्यूम किया कि अगर वो प्लेसिबो इनएफेक्टिव थी और फिर भी पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हुई, उसके कितने चांसेस हैं? 0.56 चांसेस। सो हमें टेस्ट करना है द हाइपोथेसिस दैट द प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स इम्प्रूविंग इज़ ग्रेटर 0.56। तो हमें चेकिंग करनी है कि प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स जो है, मतलब पेशेंट्स इम्प्रूव करें, उसके कितने चांसेस हैं ग्रेटर देन 0.56। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें चेकिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है कि ग्रेटर देन 0.56 होने के कितने चांसेस हैं। तो हमें इसमें दो चीज़ें निकालनी है, फाइंड द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड फाइंड द पी वैल्यू। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक और पी वैल्यू निकालनी है हमको। सो लेट्स सी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बारी कि क्या कहना चाह रहा है, कि हमने एक क्लिनिक में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में 980 पेशेंट्स लिए, 980 पेशेंट्स को हमने ड्रग दिया। ड्रग वो पहले सोच रहे थे कि वो ड्रग है, लेकिन बाद में डॉक्टर्स को पता चला कि वो प्लेसिबो था। प्लेसिबो देने के बाद 57% पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट करके जाते हैं कि हमारी कंडीशन इम्प्रूव कर गई। और हमने अज्यूम किया कि अगर उनकी कंडीशन इम्प्रूव कर रही है तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितने चांसेस होंगे कि किसी पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव करेगी प्लेसिबो इनएक्टिव होने के बावजूद। कितने चांसेस होंगे? 0.56। ठीक है, सो टेस्टिंग करनी है हमें हाइपोथेसिस की कि प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स इम्प्रूविंग इज़ ग्रेटर दैन 0.56। तो हमें ये टेस्टिंग करनी है कि हमारा जो प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स हैं, कंडीशन उनकी इम्प्रूव करने के चांसेस ग्रेटर दैन 0.56 हैं, ये हमें चेकिंग करनी है। तो हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना है एक तो, और एक पी वैल्यू निकालना है। सो लेट्स सी व्हाट कैन वी डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेट अप द null hypothesis and alternative hypothesis. The first step in any test is to set up the null hypothesis and alternative. So null hypothesis p bar is equal to p naught, means proportion जो है वो p naught के इक्वल होगा। ठीक है, और p h1 हमें क्या निकालना है कि p bar जो है वो ग्रेटर देन p naught है। ठीक है, p naught और p bar जो है वो हम बताते हैं कि गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग p bar और p naught है क्या। नल हाइपोथेसिस में क्योंकि नो डिफरेंस लेना होता है तो हमने p bar और p naught में नो डिफरेंस लिया है, और ऑल्टरनेटिव में क्योंकि उसने लास्ट लाइन में कहा है कि हमें चेकिंग करना है टेस्ट द नल हाइपोथेसिस ग्रेटर दैन 0.56, तो ग्रेटर दैन 0.56 हो जाएगा। तो इसका मतलब H1 में ग्रेटर दैन P ग्रेटर दैन 0.56 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो P नॉट है ये हमारे पास क्या है 0.56।
पी नॉट, ठीक है। और ये जो P1 है ये क्या है हमारे पास, जो उसने अपने अकॉर्डिंग बता रखा है 57%। अब क्योंकि 57% और 56% इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास 0.568 हो जाए तो ये 57% ही देगा, है ना। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 0.568 क्या बनाएगा, 57%, ठीक है। तो यही चीज़ हमें बतानी है कि इसमें कितना डिफरेंसेस है या नहीं है, ठीक है। तो सैम्पल प्रोपोर्शन पी बार क्या होगा हमारे पास, ये जो पी बार हम ले रहे हैं ये हमारा क्या है, सैम्पल के अकॉर्डिंग आया हमारे पास, क्योंकि 980 में से इतने पेशेंट्स उसको रिपोर्ट करके गए, तो ये सैम्पल का साइज़ है, मतलब सैम्पल का प्रोपोर्शन है, ठीक है। और हाइपोथेसाइज्ड हम चाह रहे हैं कितना, हम अपने अकॉर्डिंग हम कितना कह रहे हैं कि हाइपोथेसाइज्ड कितना होना चाहिए, पी नॉट मतलब 0.56, ये किसकी वैल्यू है, पी नॉट की। और पी बार हमारे पास कितना है, 57%, ठीक है। और सैम्पल साइज़ एन कितना है हमारे पास, 980 पेशेंट्स का। तो जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे जेड का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है वो जेड का फॉर्मूला रहेगा, जेड इज इक्वल टू पी कैप, मतलब पी बार वही चीज़ होगी माइनस पी नॉट, ठीक है, अपॉन अंडर रूट पी नॉट क्यू नॉट बाय एन। क्यू मतलब क्यू मीन्स 1 माइनस पी, तो क्यू नॉट है तो 1 माइनस पी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस पी नॉट विच इज इक्वल टू क्यू नॉट, ओके। तो ये चीज़ हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। क्या फॉर्मूला कह रहा है हमारा, जेड इज इक्वल टू, हमें डिफरेंसेस निकालने हैं, पी कैप मीन्स पी बार माइनस पी नॉट के अपॉन 1 पी नॉट 1 माइनस पी नॉट बाय एन, इसका अंडर रूट। तो जब आप फाइंड आउट करोगे, तो जब आप फॉर्मूला देखोगे क्या मिलेगा आपको, कैलकुलेटिंग द जेड स्टेटिस्टिक, जेड स्टेटिस्टिक को जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, पी बार, फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, जेड इज इक्वल टू पी बार माइनस पी नॉट अपॉन अंडर रूट पी नॉट 1 माइनस पी नॉट अपॉन एन। आपको सारी वैल्यूज़ पता है, पी बार आपको पता है कि पी बार कितना है 0.57 माइनस पी नॉट कितना है 0.56, ठीक है। मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ, 0.57 माइनस 0.56 ये हो गया पी बार माइनस पी नॉट अपॉन रूट पी नॉट मतलब 0.56, 1 माइनस 0.56 अपॉन एन मीन्स 980 पेशेंट्स थे, तो ये चीज़ बनेगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको सॉल्व होने के बाद 0.631 मिलेगा, इसको सॉल्व करके देखना क्या मिलता है, तो 0.631 आना चाहिए। ये आपका जेड कैलकुलेटेड आएगा क्योंकि आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। कैलकुलेटेड आ गया, कंसल्टिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एट जेड स्टेटिस्टिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 0.631, द वन टेल, क्योंकि यहाँ पे आपको जेड वन टेल टेस्ट लग रहा है, अब यहाँ पे देखना राइट टेल, क्योंकि जेड हमने क्या सॉरी H1 हमने क्या लिया है, पी ग्रेटर दैन पी नॉट, पी बार ग्रेटर दैन पी नॉट, तो यहाँ पे राइट टेल टेस्ट लग रहा है, वन टेल में ग्रेटर दैन की बात हो रही है तो यहाँ पे राइट टेल में जाएगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हम देखें अल्फा इज इक्वल टू 0.05 पे, मतलब 5% पे, तो वहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी वन टेल क्रिटिकल वैल्यू 1.645, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टैबुलेटेड वैल्यू 1.645 मिलेगी, ठीक है। और साथ में इसने बोला था पी वैल्यू निकालने को, तो पी वैल्यू अगर आप टेबल में से चेक करोगे तो पी वैल्यू वन टेल के लिए आपके पास 0.264 होगी, ठीक है। पी वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो 0.264 मिलेगी, और
जेड कैलकुलेटेड जेड टेबुलेटेड वैल्यू जब आप निकालोगे तो 1.645 मिलेगी आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, ठीक है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे जेड कैलकुलेटेड और जेड टेबुलेटेड, ठीक है। तो जेड कैलकुलेटेड कितना आया आपके पास 0.631, ठीक है, और आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू कितना है 1.645. सो दिस इज लेस देन दिस, कैलकुलेटेड इज लेस देन टेबुलेटेड, तो एच नॉट इज एक्सेप्टेड। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया एच नॉट को कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, एच नॉट को हमने एक्सेप्ट किया। ऐसे ही पी वैल्यू हम देखेंगे, पी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड करके कितनी आई 0.264 और अल्फ़ा क्या था 0.05। तो पी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, तो नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड। पी वैल्यू भी ग्रेटर देन अल्फ़ा आई है तो नॉट रिजेक्ट हो गया। तो कंक्लूड हम क्या कर सकते हैं इसमें से कि इट इज़ कंक्लूडेड दैट सैम्पल प्रोपोर्शन जो हमारा था 57% ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है, 57% ऑफ द पेशेंट्स हु रिपोर्टेड एन इम्प्रूव्ड कंडीशन इज नॉट significantly higher than the hypothesized population proportion of 56%। मतलब 57 और 56 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होने का मतलब 57% को और 56% को हम ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। तो वो तो वैसे ही दिख रहा है 57% था और ये 56% था, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इनमें, तो बहुत कम डिफरेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पे एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, एच नॉट को जो है एक्सेप्ट करेंगे कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें यही पता चला कि यहाँ पे कोई डिफरेंस इसमें नहीं था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो and I'll be there with my next video very soon. Till then, Radhe Radhe.